नमस्कार दोस्तों। आज हमने एसएससी और रेलवे के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रखा है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। कौन सा 13? हमने 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13वां है। इसमें हम आज से हमने एक नई मुहिम और स्टार्ट की है, जिसमें हम जो हमारी एग्जाम में जिस टॉपिक से या स्टैटिक जीके के जिस भी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको उसमें से एक एक टॉपिक को हर पेपर सेट के अंतिम में डिस्कस किया करेंगे। तो आज हमारे किसको डिस्कस करेंगे? पुस्तक। कौन सी पुस्तक का टॉपिक है जिसमें हम लगभग 70 पुस्तक देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। तो हम चलते हैं बिना देरी किए आज के प्रैक्टिस सेट को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है, पहला है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला तो सही है, क्योंकि भाग 8 है जो राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा क्या कह रहा है? भाग 9 सरकारी सोसाइटी से संबंधित है। भाग 9 सरकारी सोसाइटी से संबंधित नहीं है, ये दूसरा गलत है, क्योंकि भाग 9 है जो हमारे पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। तो एक पहला सही, केवल एक सही, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 239 से कितने से 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। जिससे कथन ए सही है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। किससे? पंचायतों से संबंधित है, जबकि सहकारी समितियां किससे के लिए 97वें संविधान संशोधन। कौन सा 97वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 बी है। कौन सा? 9 नहीं, भाग 9 बी है जोड़ा गया है। कथन 2 गलत है। यह संवैधानिक ढांचे देश के संघीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करता है। अभी इसके बारे में देखते हैं। और इसमें हमसे भाग पूछे हैं तो हम पूरे भाग 22 भागों को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से भाग में क्या क्या है। अब हम शुरू करते हैं भाग 1 में क्या है। कौन से? भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। क्या? भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका अनुच्छेद 104 है। कौन सा? अनुच्छेद 1 से 4 कौन सा है? भाग 1। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। तीसरा है भाग 3 मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितने? 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 भारत के मूल अधिकार है जो व्यक्तियों को दिया जाता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है भाग 4। क्या? भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो अनुच्छेद 36 से कितने से 36 से 51 तक है। भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 ए। अगला है भाग 4 ए। कौन सा? भाग 4 ए। भाग 4 ए में भाग 4 ए किससे संबंधित है? भाग 4 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे? मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 ए में है। कौन से मौलिक कर्तव्य 51 ए में है? जो भारत में कितने हैं? 11। संशोधन कौन सा है? इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। जो 42वें संविधान संशोधन में कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे, और वर्तमान में कितने? 11। अगला नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला है भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 है अनुच्छेद और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 52 से 151। कितने? भाग 5 है संघ। संघ में कौन से अनुच्छेद है?
52 से 151। इसका विवरण देखते हैं। यह सबसे बड़ा भाग है। कौन सा सबसे बड़ा भाग? कौन सा? भाग 5। इसमें राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां शामिल है। किसमें? भाग 5 में राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां शामिल है। अगला है भाग 6। भाग 6 किससे संबंधित है? भाग 6 है राज्य से संबंधित। किससे? राज्य से संबंधित। अनुच्छेद 152 से 237 तक। कितने? अनुच्छेद 152 से 237। इसमें विवरण है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और हाई कोर्ट का वर्णन है जो राज्य से संबंधित है। अगला है भाग 7। भाग 7 किससे संबंधित है? ये भाग 7 है जो वर्तमान में हटा दिया गया। कौन सा? भाग 7 वर्तमान में हटा दिया गया। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे इसमें। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया है। कौन से? 7वें संविधान संशोधन 7वां भाग है। 7वां संविधान संशोधन कब? 1956 में हटाया गया है। अगला है भाग 8। ये किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से। किससे? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। कौन से? 239 से 242 तक, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये भाग है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। संघ और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के बारे में है। किससे? केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। भाग 9। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। किससे? पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 हो। इसमें 243 से 243 पूरे अनुच्छेद आते हैं। संशोधन कौन सा है? इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? भाग 9 को। भाग 9A। भाग 9A में क्या है? नगरपालिका। कौन से? भाग 9A में है नगरपालिका। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है। कौन से? 243P से 243ZG तक है। इसका संविधान संशोधन कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। ये संविधान संशोधन है जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे और उनको कल के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है और इनका अलग से वीडियो को कट करके डाल देंगे तो आप संविधान संशोधन को देख सकते हैं। अगला है भाग 9B। भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। किससे? सहकारी समितियों से, जो अनुच्छेद 243ZS से और 243ZT तक है। कौन से? जो 243ZS से 243ZT तक है। इसमें संशोधन कौन सा है? इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। कौन से? 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अगला है भाग 10। भाग 10 किससे संबंधित है? ये है अनुसूचित और जनजाति। कौन सी? अनुसूचित और जनजाति, जिसमें 244 से 244 तक है। कौन से? 244 और 244। इसका विशेष क्षेत्र जैसे असम, मेघालय के प्रशासन के नियम के बारे में है भाग 10 में। अगला है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। 11वां कौन सा है? संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। इसके अंतर्गत 245 से 263। कौन से? 245 से 263 अनुच्छेद आते हैं। विवरण: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक तालमेल। कौन कौन से? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक तालमेल है। अनुच्छेद 12 कौन? भाग 12 कौन सा है? भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद से संबंधित है। किस किस से? वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 264 से 300A। कौन से? 264 से 300A तक है। महत्वपूर्ण बात है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को उठाकर संपत्ति का मौलिक अधिकार में था। किसमें? मौलिक अधिकार में था, जो इसे उठाकर किस अधिकार में डाल दिया गया? इसे 300A में संपत्ति के को सांविधिक अधिकार बना दिया गया। किससे? कौन सा? सांविधिक अधिकार। अगला है भाग 13। भाग 13 किससे संबंधित है? भाग भारत के भीतरी व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य से कौन सा है? भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 है। कौन सा? अनुच्छेद 301 से 307। विवरण देखते हैं। राज्यों के बीच व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या? राज्यों के बीच व्यापार करने की स्वतंत्रता। भाग 14। भाग 14 किससे संबंधित है?
भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या? संघ और राज्यों के बीच के अधीन सेवाएं। ये अनुच्छेद 208 से 308 से 323 तक है। कौन से? संघ और राज्य अधीन सेवाएं कौन से में? 308 से 323 में। इसका विवरण देखते हैं। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी का वर्णन। अगला है भाग 14। कौन सा? भाग 14 ए। भाग 14 ए में क्या है? अधिकरण। अधिकरण देखते हैं। अनुच्छेद 223 ए से 323 ए से 323 बी इसके अंतर्गत है। संशोधन देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। किसको? 14 ए भाग को। अगला भाग देखते हैं। भाग 15। कौन सा? भाग 15। भाग 15 के अंतर्गत आता है निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329। कौन से? 324 से 329। इसका भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों और चुनाव प्रक्रिया है इसके अंतर्गत भाग 15 में। अगला है भाग 16। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। कौन से में? भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण और आयोगों का गठन। ये अनुच्छेद कौन सा है? 330 से 342। कौन से? 330 से 342 है। अगला है भाग 17। कौन सा? भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है? यह है अनुच्छेद 300 राजभाषा से संबंधित है। किससे? राजभाषा से। इसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद आते हैं 343 से 351। कौन से? 343 से 351। विवरण संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में है। कौन सी? संघ की भाषा हिंदी और लिपि कौन सी? देवनागरी लिपि है। अगला है भाग 18। कौन सा? भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। कौन सा? आपातकालीन प्रावधान है। ये आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से किससे? 352 से 368 वो 360 352 से 360 आपातकालीन 18 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल ये किस में आते? भाग 18 में। अगला है भाग 19। भाग 19 किससे संबंधित है? प्रकीर्णन। किससे? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत। इसमें विवरण देखते हैं। इसका राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिलने वाली कानूनी छूट है। इसके अंतर्गत भाग 19 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिलने वाली कानूनी छूट। अगला है भाग 20। भाग 20 में देखते हैं संविधान का संशोधन। कौन सा? भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 368 में है। ये संविधान संशोधन हमने कल डिस्कस कर लिए। विवरण संसद द्वारा संविधान के बदलाव करने की प्रक्रिया। क्या? संसद द्वारा संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया है। अगला है भाग 21। भाग किस किस से संबंधित है? अस्थायी और विशेष उपबंध। कौन सा? अस्थायी और विशेष उपबंध है भाग 21 में। अनुच्छेद 369 से 392। कौन से? अनुच्छेद 369 से 392। विवरण कुछ राज्यों के लिए विशेष दर्जे जैसे अनुच्छेद 371 किससे? जम्मू कश्मीर से। भाग 22 अंतिम भाग देखते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और हिंदी में छूट। अनुच्छेद 393 से 395 है इसमें। विवरण संविधान का नाम और इसे लागू करने की तारीख। कौन से? भाग 22 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बारे में हम देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री और सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच का कौन सा कलादान परियोजना खालिस्तान तक चालू हो जाएगी। तो ये कब तक चालू हो जाएगी? 2027 तक। कब? 2027 तक चालू हो जाएगी। इसके बारे में देख लेते हैं हम। ये क्या है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के शीतवे बंदरगाह। कौन से? म्यांमार के शीतवे बंदरगाह से जोड़ने वाली एक अत्यंत रणनीतिक परियोजना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार समुद्र, नदी और सड़क परियोजना के इस
एकीकृत नेटवर्क 2027 तक पूरी तरह कार्यात्मक होने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2025, कौन सा? जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, कौन सा? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक प्रभावशाली रणनीतिक मंच है जिसे 18 देश शामिल है। कितने? 18 देश शामिल है। इसमें से 10 आसियान सदस्य हैं, 10 तो आसियान सदस्य है और 8 अन्य देश शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। ये देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रतिवर्ष एकत्रित होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? किस स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? कौन से स्वतंत्रता सेनानी को? तो ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? ये जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। कौन से? अब्दुल गफ्फार खान को स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है क्योंकि ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों और अहिंसा के मार्ग के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतकार, कौन सा? खुदाई खिदमतकार नामक अहिंसक आंदोलन चलाया था। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। कौन सी? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। इसके बारे में और देखते हैं हम ज़्यादा डिटेल में। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिससे कि एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, एसएससी और रेलवे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा? इसे सीमांत गांधी भी कहते हैं। उपनाम है फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। बादशाह खान फक्र ए अफगान। कौन सा? फक्र ए अफगान। इसने संगठन 1929 में, कौन सा? खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन की स्थापना की थी। कौन से? खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन की स्थापना की। विशेष 1987 में भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक थे। कौन? पहले गैर भारतीय नागरिक। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। इसके आंदोलन देखते हैं। चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये इनके प्रमुख आंदोलन है। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अगर कोई इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बारे में और देखते हैं। इसकी पत्रिका कौन कौन सी है? पत्रिका है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। कौन कौन सी? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। ये पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसकी आत्मकथा किसकी? महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नारा कौन सा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दूसरा कौन सा दिया था? दिल्ली चलो। कौन सा? दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसका है? दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारा किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के। अगला है संगठन देखते हैं। इसने 1939 में, कौन से? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। कब? 1943 में तो आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अधिवेशन कौन कौन से? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
किसमें, अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन से में, 1938 में त्रिपुरा का और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। अगला देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन सा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इसे इसके उपनाम कौन कौन से, लोकमान्य, इसका लोकमान्य भारत की अशांति के जनक वेलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया। किसने, वेलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया था भारतीय शांति के जनक। उत्सव, महाराष्ट्र के गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 की शुरुआत की। किसने, लोकमान्य तिलक ने। इसकी पत्रिका कौन सी है, पत्रिका है केसरी। कौन सी, केसरी, जो मराठी भाषा में, और मराठा जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसकी दो पत्रिका महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में देखते हैं। संगठन, नौजवान भारत सभा। कौन सी, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किसने की, भगत सिंह ने। HSRA, कौन सी, HSRA की स्थापना कब की, 1928 में HSRA की स्थापना की। घटना देखते हैं, 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। किसने, 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और सोडर्स की हत्या की। किसकी, सोडर्स की हत्या की, लाहौर षड्यंत्र। इसके बारे में और देखते हैं। इसकी पुस्तक कौन सी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या है इसकी पुस्तक कौन सी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये पुस्तक किसकी है, ये भगत सिंह की, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये क्यों पुस्तक पूछी जा सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उपनाम है भारत के लौह पुरुष, भारत का विस्मारक। कौन सा, भारत का लौह पुरुष और भारत का विस्मारक। आंदोलन देखते हैं, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। किसको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के बाद। इसका योगदान देखते, रियासतों का भारत में एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। लाला लाजपत राय। कौन, लाला लाजपत राय। इसका उपनाम क्या क्या है, पंजाब केसरी उपनाम है, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी। इसका विशेष देखते हैं, 1924 में, वो 1920 में विशेष कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने से इसकी मृत्यु हो गई। कब, 1920 के साइमन कमीशन के दौरान। अगला देखते हैं, पुस्तक देखते हैं कि अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी है, लाला लाजपत राय की है। दादा भाई नौरोजी को देखते हैं, दादा भाई नौरोजी। इसका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड, क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। कौन सा, वयोवृद्ध पुरुष। सिद्धांत देखते, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, इसी ने दिया था। विशेष, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने के बाद पहले भारतीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कब, ब्रिटिश संसद के बाद सदस्य बनने के बाद भारतीय कांग्रेस के 3 बार सदस्य रहे। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन सा, भीमराव अम्बेडकर। इसके बारे में देखते, संगठन, बहिष्कारणी सभा की स्थापना किसने की, ये की थी ये अम्बेडकर साहब ने। कब, 1924 में। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। कौन सी, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना भी इसने की। इसके विशेष है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता। पत्रिका है मूक नायक, इसकी पत्रिका है। अगला देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। कौन, रानी लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। क्या, मणिकर्णिका इसका बचपन का नाम था। 1857 विद्रोह, झांसी और ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ, झांसी और ग्वालियर से इस नेतृत्व, इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कथन, अंग्रेज जनरल यूरोस ने कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द, क्या, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द, 18 विद्रोही में एकमात्र मर्द या 1857 क्रांति का एकमात्र मर्द भी कहा जाता है इसे। ये कुछ भी आ सकता है, विद्रोहियों का एकमात्र मर्द या 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IAR, क्या? IARI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया? चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव को। किसे? चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। दिसंबर 2024 में चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, जिसे पूसा संस्थान भी कहा जाता है, का निदेशक नियुक्त किया गया। IARI का भारत का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, शिक्षा संस्थान है, निदेशक के रूप में कृषि नवाचार, टिकाऊ खेती और नई फसल तकनीकों के अनुसंधान कार्यक्रमों का नेतृत्व कर देंगे, जिसे भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, PM यशस्वी योजना, कौन सी? PM यशस्वी योजना के अंतर्गत खालिस्तान उप योजनाएं। तो PM यशस्वी के अंतर्गत कितनी खाली योजनाएं हैं? तो 5 योजनाएं हैं। कितनी? 5 योजनाएं। अब ये देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं ये क्या क्या है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो OBC, EBC और DNT समुदाय के योग्य छात्रों को सहायता देने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत 5 उप योजनाएं हैं, जैसे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, शीर्ष श्रेणी स्कूल शिक्षा, शीर्ष श्रेणी कॉलेज शिक्षा और हॉस्टल निर्माण। इसका मुख्य उद्देश्य इन वर्गों में शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सितंबर 2024 में स्वीकृत बायोराइड योजना के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो ये कौन सा है? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसके बारे में देखते हैं हम। बायोराइड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह योजना जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता व वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली टीम मुख्य कोच कौन थे? तो ये कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। कौन? राहुल द्रविड़, जो भारत ने जीती थी। किसने? भारत ने। तो भारत की मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। अब इसके बारे में देखते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर प्रतिष्ठित खिताब जीता। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ थे। यह टीम भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए बेहद ऐतिहासिक थी, क्योंकि इसके बाद द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हुआ और उसकी रणनीतिक दृष्टि, धैर्य और नेतृत्व में खिलाड़ियों को हमेशा उच्च प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में वॉलीबॉल पहली बार खालिस्तान ओलंपिक में खेला गया था। ये कब खेला गया था? 1964 में। वॉलीबॉल कौन सी वर्ष खेला गया था? 1964 में। अब इसके बारे में देखते हैं। वॉलीबॉल की पहली बार 1964 टोक्यो ओलंपिक में एक आधिकारिक ओलंपिक खेलों के रूप में शामिल किया गया था। इस खेल की शुरुआत हालांकि अमेरिका में हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। ओलंपिक में शामिल होने से इस खेल को अत्यधिक वैश्विक लोकप्रियता मिली। 1964
1960 के बाद वॉलीबॉल के प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का एक अनिवार्य और रोमांचक हिस्सा बना। अब हम ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं ओलंपिक का इतिहास। कौन से ओलंपिक का इतिहास? प्राचीन ओलंपिक, इसकी शुरुआत 700 कब 76 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी। कब? यूनान के ओलंपिया शहर में। ये खेल ग्रीस देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। और इसके आधुनिक ओलंपिक, कौन से वर्तमान के आधुनिक ओलंपिक? आधुनिक युग में ओलंपिक की शुरुआत 1800 कब 96 में एथेंस यूनान में हुए थे। इसे शुरू करने का श्रेय बैरन पिएजे की डी कुर्बटिन को जाता है। अब इसके कौन कौन से खेल बाद में शामिल हुए ये देखते कौन कौन से खेल बाद में शामिल हुए उनको बारे में देखते हैं। फुटबॉल 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ था। कब? 1900 के पेरिस ओलंपिक में। क्रिकेट 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ, हालांकि इसके बाद इसे हटा दिया गया। अगला है हॉकी। हॉकी कब शामिल किया गया? 1908 के लंदन ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। मुक्केबाजी को 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया था। बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। कब? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार प्रतिस्पर्धा के रूप में शामिल किया गया था। वॉलीबॉल को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। कब? वॉलीबॉल को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। जूडो को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। कौन से को? जूडो को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। अगला है हैंडबॉल। कौन सा? हैंडबॉल। हैंडबॉल को 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में शामिल किया गया था। कौन सा? म्यूनिक ओलंपिक में शामिल किया गया था। टेबल टेनिस को 1988 के सियोल ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। कौन से को? टेबल टेनिस को 1988 के सियोल ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में शामिल किया गया था। कौन से? बार्सिलोना ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला है बीच वॉलीबॉल। कौन सा? बीच वॉलीबॉल 1996 के अटलांटा ओलंपिक। कौन सा? अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला है ट्राइथलॉन। कौन सा? ट्राइथलॉन 2000 के सिडनी ओलंपिक में शामिल किया गया। ताइक्वांडो 2000 के सिडनी ओलंपिक में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया। अगला है रग्बी सेवन्स। कौन सा? रग्बी सेवन्स 2016 के रियो ओलंपिक में शामिल किया गया था। गोल्फ 2016 के रियो ओलंपिक में शामिल किया गया। गोल्फ को लंबे समय के बाद फिर से शामिल हुआ। कराटे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। कौन से में? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। स्केट बोर्डिंग। कौन सा? स्केट बोर्डिंग 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। सर्फिंग को 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। और ब्रेक डांसिंग। कौन सा? ब्रेक डांसिंग को 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 है 2025 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया? कौन सा? हॉकी का पुरुष एशिया कप किस देश में आयोजित किया गया? ये भारत में आयोजित किया गया था। किस देश में? भारत में आयोजित किया गया। इसके बारे में देखते हैं। ये है हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन भारत में किया गया था। यह टूर्नामेंट एशियाई हॉकी महासंघ। कौन सा? एशियाई हॉकी महासंघ आयोजित किया जाता है। इसमें शीर्ष एशियाई टीम भाग लेती है। भारत में इसके सफल आयोजन ने घरेलू दर्शकों में हॉकी के प्रति उत्साह को बढ़ाया और देश में आधुनिक खेल के बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं के विकास के अंतर्गत स्तर पर मजबूती प्रदर्शित की। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा? 11। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य
कौन से वायलिन वादक आंध्र प्रदेश के, कौन से वायलिन वादक आंध्र प्रदेश के हैं? तो ये है द्वारका वेंकट स्वामी नायडू। कौन सा? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। इसके बारे में देखते। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू एक दिग्गज भारतीय कर्नाटक संगीत वायलिन वादक थे जिसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कौन सी जगह जन्म आंध्र प्रदेश में था? उसे वायलिन सम्राट के रूप में जाना जाता है। किसी वायलिन सम्राट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वायलिन वादन को कर्नाटक संगीत की मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इस उनकी अनूठी वादन शैली और गहरी समझ में वायलिन को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र का दर्जा दिलाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये कौन है? अरुंधति रॉय। इसमें हम पूरी पुस्तकों का डिस्कस नहीं करेंगे। हम वीडियो के लास्ट में जो महत्वपूर्ण 70 पुस्तकों का डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं। तो वीडियो के अंत में तक जरूर बने रहेगा। चलते हम इसके बारे में और देख लेते। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय का पहला और सबसे चर्चित उपन्यास है। 1997 में प्रकाशित इस पुस्तक में से बुकर पुरस्कार जीतकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। यह उपन्यास केरल पृष्ठभूमि पर आधारित है और जाति व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों और राजनीतिक माहौल के जटिल मुद्दों को अत्यंत मानवीय संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। यह साहित्य जगत में एक मील का पत्थर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? भारत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा जाता है? तो ये कितने समूह में बांटा है? 4 समूह में। कितने? 4 समूह में। इसके बारे में देखते हैं। भरत मुनि। कौन सा? भरत मुनि नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत और नाट्य शास्त्र का मूल आधार है। इसमें वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन से? तत् तार वाले जैसे वीणा, फिर है सुशिर वायु वाले जैसे बांसुरी, अवनद चमड़े पर प्रहार जैसे तबला ढोल आदि, और चौथा है घन जो ठोस होता है, धातु के टकराने वाले जैसे झांझ मजीरा। इस प्रकार के वर्गीकरण आज भी भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के अध्ययन में मानक आधार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 है मिस लैला आर्म्स एंड डेंजर्स पुस्तक के लेखक कौन? मिस लैला आर्म्स एंड डेंजर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये है मनु जोसेफ। कौन? मनु जोसेफ इस पुस्तक के लेखक है। इसके बारे में देखते हैं। मिस लैला आर्म्स एंड डेंजर्स पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार मनु जोसेफ द्वारा रचित यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह पुस्तक समकालीन भारत की राजनीति, धर्म और सामाजिक जटिलताओं पर एक गहरा कटाक्ष करती है। यह खोजी पत्रिकाओं की शैली में ली गई कहानी है जो भारत की व्यवस्था में व्यापक अनिश्चितताओं और विश्वास, विरोधाभासों और भ्रष्टाचार को बहुत ही गहराई से उजागर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस मंदिर को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है? किस मंदिर को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई को। किसको? मीनाक्षी मंदिर मदुरई को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। किसको? मीनाक्षी मंदिर मदुरई को। इसके बारे में देखते हैं। मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला और विशाल नक्काशीदार गोपुरमों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हालांकि दक्षिण का ताजमहल उपाधि कभी कभी अन्य स्मारकों को भी दी जाती है, लेकिन मीनाक्षी मंदिर की अद्भुत सुंदरता और इसकी कलात्मक बारीकियों को देखते हुए अक्सर दक्षिण भारतीय संस्कृति का सबसे उत्कृष्ट
प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन मंदिर हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। इसके बारे में हम और देख लेते हैं। अब हम भारत के कुछ ऐसे मंदिर देखते हैं जिन्हें उनके उपनामों से भी जाना जाता है। क्या उनके उपनामों से भी जाना जाता है। पहला है कोणार्क, कहाँ स्थित है? ओडिशा में। इसे ब्लैक पैगोडा का देश कहा जाता है, किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। वैसे अगला है जगन्नाथ मंदिर, कौन सा? जगन्नाथपुरी ओडिशा में स्थित है। इसे व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, किसे? व्हाइट पैगोडा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई और तमिलनाडु में है, जिसे दक्षिण का मथुरा या पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। क्या? दक्षिण का मथुरा या पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। अगला है स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर साहिबा। ये कहाँ है? अमृतसर पंजाब में, जिसमें गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, किसे? गोल्डन टेम्पल। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। ये एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा? एकाश्म मंदिर। अगला है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। इसे पत्थरों का पर तराशी गई कविता कहा जाता है। क्या? पत्थरों पर तराशी गई कविता। कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी असम में है, जो अघोरियों का गढ़ या शक्तिपीठों का केंद्र कहा जाता है। वरदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, जो राजेश्वर मंदिर या दक्षिण मेरू कहा जाता है। अगला है पद्मनाभ स्वामी। कौन सा? पद्मनाभ स्वामी, जो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, जो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। अगला है रामप्पा मंदिर, तेलंगाना में है। कौन सी जगह? रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, जिसे तैरती ईंटों का वाला मंदिर भी कहता है। किसको? रामप्पा मंदिर को। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बीबी का मकबरा, कौन सा? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। कौन सी जगह? औरंगाबाद में। को अक्सर असली दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि इसकी वास्तुकला ताजमहल जैसी है। किसकी? बीबी के मकबरे की वास्तुकला कैसी? ताजमहल जैसी, इसलिए दक्षिण का ताजमहल। असली में तो इसे कहा जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन के हिसाब से मीनाक्षी मंदिर मदुरई है, इसलिए ये माना गया है। अगला देखते हैं मीनाक्षी मंदिर का, उसकी भव्यता और सुंदरता के कारण कभी कभी दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। अक्षरधाम मंदिर को वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। राजा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या? राजा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये ओडिशा में मनाया जाता है। हमने लगभग त्योहार कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ से एक ऐसे होते हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन उनको भी याद करना जरूरी है। तो ये कौन सा है? राजा त्योहार कहाँ का है? ओडिशा का है। राजा या राज प्रखा, कौन सा? राजा या राज प्रखा त्योहार। राजा या राज प्रखा त्योहार कहाँ का है? ओडिशा का। एक अनोखा और प्रमुख कृषि आधारित त्योहार है। इन तीन दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें से माना जाता है कि पृथ्वी देवी को मानसिक धर्म आता है, इसलिए इस दौरान खुदाई या जुताई जैसे काम नहीं किए जाते। और त्योहार महिलाओं के सम्मान और उर्वरता, मानसून के सुगम आगमन का जश्न प्रतीक है, जिसे पारंपरिक खेत और मिठाइयों आकर्षण का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। गरिया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? गरिया नृत्य। ये गरिया नृत्य कौन सा का? त्रिपुरा का है। कौन सा? त्रिपुरा का। गरिया नृत्य त्रिपुरा के स्वदेशी त्रिपुरी समुदाय द्वारा गरिया पूजा के दौरान किए जाने वाले एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह पूजा मुख्य रूप से असली फसल में कामना, समृद्धि और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस नृत्य में शारीरिक फुर्ती और पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, जो राज्य की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत, परंपराओं और एकता का जीवंत प्रदर्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ। कौन सा? डीआरडीओ 2025 में Su-30, कौन सा? Su-30 AMKI
विमान के सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने वाले लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? गौरव। कौन सा? गौरव। रक्षा रक्षा अनुसंधान संस्थान। कौन सा? रक्षा अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ ने 2025 में गौरव नामक लंबी दूरी के गाइड बम ग्लाइड ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे सुकोई SU-13 MKI लड़ाकू विमान से छोड़ा गया। यह बम सटीक निशाने लगाने और लंबी दूरी तक जाने और दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त करने में अत्यंत सक्षम है। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना की हमला करने की क्षमता को अत्यधिक बढ़ाता है और रक्षा आत्मनिर्भरता को एक बड़ा मील का पत्थर मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। भारत के 1919 कौन सा? भारत के 1919 आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? इससे संबंधित हमारे हर पेपर सेट में, कौन से? हर पेपर सेट में इस 1919 के 1991 के आर्थिक संकट से संबंधित हर पेपर सेट में क्वेश्चन आ रहा है और हर परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है। ये परीक्षा PY के आधारित पेपर सेट है, तो इन्हें 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? सरकार की विदेशी उधार चुकाने में असमर्थता थी क्या? और 15 दिन से कम का ही भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण भुगतान संतुलन का गंभीर संकट था। भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा कि वह कुछ हफ्तों का आदान प्रदान कर सके या अपना विदेशी कर्जा चुका सके। इस गंभीर स्थिति के कारण भारत को IMF के पास जाना पड़ा। इससे सुधारने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक LPG नीति, कौन सी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति अपनाई, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नीति कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 20। भारत में विदेश व्यापार महानिदेशक। कौन सा? विदेश व्यापार महानिदेशक, नवा निदेशालय DGFT की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1991 में। कब? 1991 में। 1991 में से 2 क्वेश्चन आ गए हैं हमारे इस पेपर सेट में। विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1991 में की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी निकाय है जो भारत के आयात और निर्यात से संबंधित नियमों और व्यापार नीतियों का नियंत्रण करता है। उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने और भारत के विदेश व्यापार को पूरी तरह सुगम और कुशल पारदर्शिता बनाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है? तो पूर्ण है, पॉकेट वीटो है और निलंबनकारी वीटो है। कौन सी? विशेषित वीटो नहीं है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नहीं है। ये तीनों पूर्ण वीटो है, पॉकेट वीटो है और निलंबनकारी वीटो है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के 3 प्रमुख वीटो शक्तियाँ: आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। विशेषित वीटो केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होती है, जिसे विधायिका का विधेयक बहुमत के साथ राष्ट्रपति के वीटो को खारिज कर सकते। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए विशेष वीटो भारत में उपलब्ध नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? क्या? कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन तय करेगा? ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका फैसला अंतिम सर्वोपरि होता है।
और इस पर किसी अदालत या सदन में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या खारिज नहीं किया जा सकता। इसके बारे में देख लेते हैं अब हम। हमारा एक क्वेश्चन है धन विधेयक से संबंधित, तो हम धन विधेयक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं तो उनको वन लाइन फॉर्म में देख लेते हैं। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 110 में है। कौन से में? अनुच्छेद 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। हमारा क्वेश्चन था। अगला है धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन सी जगह? लोकसभा में। केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? ये किसकी अनुमति चाहिए? पहले पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। अगला है 5वां, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। क्या धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं। क्या धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगला है क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है? नहीं। स्वतंत्र भारत के पत्र क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि पूर्व अनुमति किसके लिए जाती है? राष्ट्रपति के लिए जाती है, इसलिए राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन सा? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करती है? लोकसभा अध्यक्ष के। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला है किस अनुच्छेद के तहत, क्या किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? 100 अनुच्छेद 16। लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में सदन का नेता सामान्यतः कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो ये 6 महीने का हो सकता है। कितने? 6 महीने का अंतराल हो सकता है। भारत की संसद संचित निधि का नियंत्रण होता है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित? संसद की संयुक्त बैठक से। किससे? संसद की संयुक्त बैठक से। कौन सा? अनुच्छेद 108। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? कौन से? अनुच्छेद 112। बजट का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। 19वां है लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? तो कुल का 1/10। क्या? कुल का 1/10 भाग गणपूर्ति कोरम होनी चाहिए। राज्य स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुख शेट्टी। कौन? आर के षणमुख शेट्टी थे। अगला है किस समिति को लोकसभा की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस समिति को लोकसभा की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को लोकसभा की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति का कुल कितने सदस्य होते? 22 सदस्य होते, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते। कितने? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते, जिसमें से 15 तो लोकसभा से होते और 7 राज्यसभा से होते। अगला संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते। कितने? 30 सदस्य होते, सभी लोकसभा से होते हैं। और संसद के कितने सदस्य अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? संसद के सभी किसी भी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग की सलाह पर, जो चुनाव आयोग की सलाह लेकर लेगा जो भी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा
के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3। कौन? 1/3 सदस्य राज्यसभा के और 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया था? ये ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा? 23। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड क्या? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से शरीर के सभी भागों में फेफड़े तक पहुंचाई जाती है। तो ये किससे? कौन सा है? रुधिर। कौन? रुधिर। इसके बारे में देखते हैं अब। कोशिका द्वारा श्वसन के दौरान उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त रुधिर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हीमोग्लोबिन और रक्त प्लाज्मा इसे पूरी शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाते हैं। फेफड़ों में यह गैस विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से सांस छोड़ने और द्वारा शरीर में से बाहर निकाल जाती है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी एक बार हम एक नज़र में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको एक साथ देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है फीमर। कौन सी? फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। कौन सी? जांग की हड्डी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaCl। कौन सा? NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है जो सोडियम क्लोराइड है। कौन सा? सोडियम क्लोराइड है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसे किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और ग्रहण कौन सी करते हैं? ये ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? कौन सी? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा? हीरा। मनुष्य में रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 हल्का सारे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने? आइजैक न्यूटन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। कौन सा? डीबी, डेसिबल। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। कितनी? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला है, आनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है? आनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है? ग्रेगर मेडल को। किसे? ग्रेगर मेडल को आनुवांशिकी का पिता माना जाता है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रेट ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रेट ऑक्साइड। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। क्या? मस्तिष्क के आधार में। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 पर। पेंसिल के अंदर का काला पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। किसका? ऑक्सीकरण का। इंसुलिन की कमी से होने वाला से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। कौन सा? नाभिकीय संलयन। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? कौन? पोटेशियम धातु को सफेद सोना कहा जाता है। किसको? पोटेशियम को। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। कौन सा? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। हड्डियों और दांतों के मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। आधुनिक आवर्त सारणी किस ने बनाई थी? ये किसने बनाई थी? मोजले ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल्स लैंड स्टानर। कौन से? कार्ल लैंड स्टानर। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये होता है 7 उदासी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 24। कौन? 24।
महावीर जैन का जन्म किस शहर में? क्या, कहाँ गया 24वां, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 है, महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था? ये कौन सी जगह हुआ था? वैशाली में। कौन सी जगह? वैशाली में। इसके बारे में देखते हैं। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे का जन्म वैशाली बिहार के निकट कुंडाग्राम में, कौन सी जगह? कुंडाग्राम में हुआ था। उसके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे और उसका जन्म शाही परिवार में होने के बावजूद उन्होंने सत्य, ज्ञान और मोक्ष की खोज में अपने युवावस्था में ही सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। उसके उपदेश आज भी अहिंसा और सत्य पर केंद्रित है। अगला है कौन सा? 35वां। कौन सा? 35। मानव गुर्दे में मूल मूत्र नली के साथ प्रभावित होने पर गुर्दे के प्रारंभिक निस्यंद में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुनिंदा रूप से अवशोषित हो जाता है? तो कौन? एक है ग्लूकोज और दो है अमीनो अम्ल। तो दोनों ही हो जाते हैं क्या? अवशोषित। दोनों ही अवशोषित हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बारे में देखते हैं। गुर्दों का मुख्य कारण रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ निकालना है। नेफ्रॉन ने कौन सा? निस्यंदन प्रक्रिया के बाद शरीर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जैसी जरूरी पोषक तत्वों को मूत्र के में से वापस रक्त प्रवाह में चुनिंदा पुनरावशोषण प्रक्रिया के जरिए खींच लेता है। यदि इस उनका पुनरावशोषण न हो तो शरीर महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को खो देता है और जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। अगला है, हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हमने जो एक नई मुहिम चलाई है। कौन सी नई मुहिम चलाई है? उसके अंतर्गत हम आज 70 पुस्तकें जो हमारी एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, उन 70 पुस्तकों को हम देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं, उनको शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं 70 पुस्तकें, क्या महत्वपूर्ण 70 पुस्तकें और उनके लेखक की सूची देखते हैं। जो हम 70 पुस्तकें हैं, कितनी? 70 पुस्तकें हैं। ये जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, वही पुस्तकें ली गई हमने। तो हम देखते हैं। पहले है प्लेइंग इट माय वे। कौन सी? प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर की है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक। कौन सी? प्लेइंग इट माय वे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय के। कौन सी? अरुंधति रॉय के, जो अब बार हमारे क्वेश्चन में आई थी। कौन सी है? अरुंधति रॉय की। द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की है। किसकी? अरविंदो, श्री अरविंदो की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। आनंद मठ पुस्तक किसकी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। किसकी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के। किसकी? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के। अगली है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इंडिका किसकी है? मेग इस्तनीज की पुस्तक है। किसकी? मेग इस्तनीज की पुस्तक है। ए वेटर इंडिया। कौन सी? ए वेटर इंडिया, ए वेटर वर्ल्ड किसकी है? एन आर नारायण मूर्ति किसकी? एन आर नारायण मूर्ति की। अगली है मालगुडी डेज। कौन सी? मालगुडी डेज पुस्तक किसकी है? मालगुडी डेज पुस्तक है आर के नारायण की। किसकी? आर के नारायण की पुस्तक है मालगुडी डेज। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की है। किसकी? शशि थरूर की पुस्तक है। ए सेंचुरी इन नॉट इनफ। क्या? ए सेंचुरी ऑफ इज नॉट इनफ किसकी है? सौरव गांगुली की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर किसके? एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक की। कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। द
ओडिसिटी ऑफ होप, क्या द ओडिसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा की पुस्तक है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स, किसकी है? बिल गेट्स की पुस्तक है। किसकी? बिल गेट्स की पुस्तक है। फ्रीडम इन एक्स एक्स इल, क्या? फ्रीडम इन एक्सेल, दलाई लामा की पुस्तक। किसकी? दलाई लामा की। हैरी पॉटर, क्या? हैरी पॉटर किसके? जेके रोलिन की। किसकी? जेके रोलिन की पुस्तक। कौन सी है? हैरी पॉटर्स। कामायनी किसके? जयशंकर प्रसाद। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। कौन सी? कामायनी। अगली है स्टेट फ्रॉम द, कौन सी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्या? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव की पुस्तक। किसकी? कपिल देव की। दास कैपिटल किसकी? कार्ल मार्क्स की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, क्या? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? किरण देवी देसाई। किसकी? किरण देसाई की। वी आर डिस्प्लेस किसकी है? मलाला यूसुफजई। किसकी? मलाला यूसुफजई की है। सोशल हारमनी किसकी? सोशल हारमनी किसके? नरेंद्र मोदी के। सोशल हारमनी पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी की। द लॉन्ग्स ऑफ टू फ्रीडम किस? कौन सी? द लॉन्ग्स ऑफ टू फ्रीडम किसकी? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। कौन सी? अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की पुस्तक। किसकी? पाणिनि की। द एक्सीडेंटल प्राइमर मिनिस्टर, क्या? द एक्सीडेंटल प्राइमर मिनिस्टर किसकी है? संजय बारू की पुस्तक। अगला है, अगली कौन सी है? एनीथिंग बट खामोश, क्या? एनीथिंग बट खामोश पुस्तक किसकी है? शत्रुघ्न सिन्हा की। किसकी? शत्रुघ्न सिन्हा की। लाइफ ऑफ पाई, क्या? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक किसकी है? यान मार्टिन की। क्या? यान मार्टिन की पुस्तक। कौन सी है? लाइफ ऑफ पाई। इंडिया 2020 किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। इंडिया 2020 किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। यूनाइटेड माइंड्स, क्या? यूनाइटेड माइंड्स किसके? एपीजे अब्दुल कलाम के। पिंजर किसके? अमृता प्रीतम की है। किसकी? अमृता प्रीतम की। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, क्या? नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। एंडी मैरिनो की। किसके? एंडी मैरिनो की। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, क्या? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स किसके? अरुण शौरी की। किसकी? अरुण शौरी की। कोड्स एड देयर जजमेंट किसके? अरुण शौरी की। अगला है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसके? आंग सांग सूकी की। क्या? आंग सांग सूकी की। फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगली है माई लाइफ। माई लाइफ किसके? बिल क्विंटन की है। किसकी? बिल क्विंटन की। द फ्यूचर ऑफ माई इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, क्या? द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी है? विमल जालान की। किसकी? विमल जालान की। टू टेक ऑफ टू सिटीज, क्या? टू टेक ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेट की है। क्या? चार्ल्स डिकेस की है। भगवत गीता अंग्रेजी अनुवाद, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। रेवोल्यू 2020 का, रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत की। किसकी? चेतन भगत की। नील दर्पण किसकी है? नील दर्पण है दीन बंधु की। किसकी? नील दर्पण है दीन बंधु की पुस्तक है। गांधी इन चंपारण किसके? डॉक्टर केपी माथुर की। किसकी? डॉक्टर केपी माथुर की। द अनसीन इंदिरा गांधी, क्या? द अनसीन इंदिरा गांधी केपी माथुर की पुस्तक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसकी है? जेमकिंस की। जेमकिंस की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। अगली है द थिंग ऑफ, क्या? द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन क्यूट्स की है। द नेम सेक
पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की। किसकी? झुम्पा लाहिड़ी की। गुलामगिरी किसकी है? गुलामगिरी है ज्योतिराव फुले की। किसकी? ज्योतिराव फुले की। मेघदूत किसके? कालिदास की। माई कंट्री माई लाइफ किसके? लाल कृष्ण आडवाणी की। क्या? माई कंट्री माई लाइफ। माई लाइफ किसके? बिल क्लिंटन की पुस्तक है। वॉर एंड पीस। क्या? वॉर एंड पीस किसके? लियो टोल स्टोय की। क्या? लियो टोल स्टोल की। कौन से? वॉर ए पीस। अगले वेन हर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट किसके? ल्यू बोसेल के। अगली है, अगली पुस्तक देख 53वीं है द विंस फ्रीडम। नहीं है ये। क्या? ये द विंस फ्रीडम तो किसके? ये द विंस फ्रीडम तो अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक। कौन सी? द विंस फ्रीडम तो अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, लेकिन ये महात्मा गांधी की नहीं है। किसकी? महात्मा गांधी की नहीं है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये किसकी है? ये है महात्मा गांधी की। कौन सी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी है? महात्मा गांधी की। ये अब एपीजे अब्दुल कलाम के। एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अगला है, अगले देखते हैं वक बिक मिन किसके? मिसेज ओबामा की। किसकी? मिसेज ओबामा की। गोदान किसके? मुंशी प्रेमचंद की है गोदाम। डिजिटल नेशन किसकी है? डिजिटल नेशन है एन चंद्रशेखरन। किसकी? एन चंद्रशेखरन की। एग्जाम वॉरियर किसके? नरेंद्र मोदी की। द इंडियन स्ट्रगल किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और ये नरेंद्र मोदी की आत्मकथन, ये गलत छप गया। गुण इस पर रख लो, इस पर कौन सी रख लो? रख लो क्रम योद्धा। कौन सी? क्रम योद्धा। कौन सी? क्रम योद्धा पुस्तक। ये किसकी है? ये है महात्मा गांधी। किसकी? महात्मा गांधी की है। क्रम योद्धा किस पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की। अगली है ए पैसेज टू इंग्लैंड। क्या? ए पैसेज टू इंग्लैंड किसकी है? नीरद सिंह चौधरी की। किसकी? नीरद सिंह चौधरी की। खुल्लम खुल्ला किसकी है? ऋषि कपूर की। किसकी? ऋषि कपूर की। एग्री रिवर किसकी है? यह है रस्किन बॉन्ड की। किसकी? रस्किन बॉन्ड की। द सैटनिक वर्सेज सलमान रश्दी किसकी है? सलमान रश्दी है। किस? रश्दी की है। द ग्रेट इंडियन नेवल किसकी है? शशि थरूर की। वाइज एंड अदरवाइज। क्या? वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति की है। अगली है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये 2 बार आ गए। ये अरुंधति रॉय की है। आत्मकथा है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा क्या है? टूवर्ड क्या? टूवर्ड फ्रीडम। क्या? टूवर्ड फ्रीडम किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, जो जेल में लिखी थी। द लीडेज ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। क्या? लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है। तो हमने 70 पुस्तक के देखी है आज। क्या? हमने पहले तो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया है, और उसके बाद में हमने 70 पुस्तक को एक साथ रिवीजन किया है। तो आपको अगर अगला टॉपिक किस से संबंधित चाहिए वो कमेंट में करके ज़रूर बता देना, और आपको वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।